मैं चाहूंगी कि एडिटर रमेश चंद्र सर जी प्लीज आएं और फूलों से स्वागत करें ब्रजेश पाठक जी का, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जो अब हमारे बीच मौजूद हैं। और हम चर्चा की भी शुरुआत करेंगे और उनसे सवाल जवाब भी करेंगे, क्योंकि आज हम बिजनेस लीडरशिप कॉन्क्लेव एक महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और वो भी ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश अपने स्थापना दिवस के साथ ही विकास की नई दिशा को रेखांकित कर रहा है, और कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं रही हैं जो राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर नई पहचान दे रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या विकास हो रहा है, क्या रोड मैप रहा है, और किस तरह से लगातार योगी सरकार कार्य कर रही है। और ब्रजेश पाठक जी की बात करें तो उनका आपने देखा ही है, सौम्य स्वभाव, सरल स्वभाव, और किस तरह से वो लगातार लोगों के बीच रहते हैं। अब चर्चा को बढ़ाएंगे एडिटर रमेश चंद्र सर जी, जो बातचीत करेंगे ब्रजेश पाठक जी से, और मैं अपने सहयोगी जेपी जी को भी बुलाना चाहूंगी। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का प्रोग्राम हमारा बिजनेस से रिलेटेड है। प्रोग्राम का नाम है जी मीडिया की तरफ से बिजनेस लीडरशिप कॉन्क्लेव। तो हम चर्चा की शुरुआत भी हम बिजनेस के साथ ही करना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल बिजनेस और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में है। कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे, आप भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि कभी यह प्रदेश बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ये ग्रोथ इंजन देश का बन चुका है। खास बात यह है कि हम इस कानपुर शहर में हैं, जो कभी इस ग्रोथ इंजन का ये सबसे शानदार पहिया, सबसे शानदार बोगी हुआ करता था, लेकिन हालांकि स्थिति अब ऐसी नहीं रही। तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, नंबर 1। और दूसरा सवाल ये कि कानपुर में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है और कानपुर इसमें किस तरीके से मदद कर सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है हर क्षेत्र में। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज पूरे राष्ट्र में हम नंबर 1 पर हैं। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, जो आधारभूत अवसंरचना प्रदेश की है, वो वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार हुई है। इन 17 से लेकर हम 2026 मात्र इन कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य पहले खटारा स्टेट, बीमारू राज्य कहा जाता था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे, बदमाश, माफिया हावी थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है। ऑर्गेनाइज क्राइम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। छुटपुट अपराध जो आपसी वैमनस्यता के कारण है, वो हमारे लिए चिंता का सबब है। उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। हमने अपना पराया, छोटा बड़ा नहीं देखा। जिसने भी कानून तोड़ा है, कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हुई है। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज के माध्यम से 45 लाख करोड़ के पैकेज एमओयू साइन हुए। उनमें मैक्सिमम को हमने धरातल पर उतारा है। प्रोडक्शन शुरू हो गया है। आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ रही है। पूरे देश में जितने भी मोबाइल उपयोग में लाते हैं, उसके 65% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। आईटी सेक्टर हो या कृषि सेक्टर हो, इवन देन मैं कह सकता हूं डिफेंस सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। आज ब्रह्मोस जैसी मिसाइल उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में बन रही है। मुझे कहने में गर्व हासिल है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन देश के पैमाने पर किया है। हम कानपुर शहर में हैं, कानपुर से आपका गहरा रिश्ता रहा है, तो कानपुर शहर की कुछ विकास योजनाओं के बारे में कानपुर के बताइए। उद्योगपतियों का देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। चाहे आप देखें कि जेके के बारे में आप जानते होंगे, इसके बाद पान पराग, इसके बाद सर, ढेर सारे आपको ऐसे उद्योगपति मिल जाएंगे। अशोक मसाले तो पूरी दुनिया में धूम मचाए हैं, गोल्डी मसाले भी यहीं के हैं। तो कानपुर के उद्योगपतियों ने जिस ढंग से अर्थव्यवस्था को संभाला है, घड़ी साबुन के बगैर तो साबुन उद्योग का इतिहास ही नहीं लिखा जा सकता। जहां मल्टीनेशनल कंपनियां उपलब्ध हों, हमारी देश की कंपनी, उत्तर प्रदेश की कंपनी, कानपुर की कंपनियों ने पूरे देश और दुनिया के पैमाने पर अपना बुलंदी का झंडा गाड़ा है। सबसे बड़ी बात इसमें गुणवत्ता है और प्रतिबद्धता है उपभोक्ताओं के प्रति। आज हम कह सकते हैं कि कानपुर के उद्योगपतियों ने देश, प्रदेश, दुनिया में बेहतरीन प्रदर्शन किया है उद्योग जगत में। कानपुर का अतीत काफी गौरवशाली रहा है, जो आप खुद बता रहे हैं। ढेर सारे प्रोडक्ट के नाम भी गिना रहे हैं, लेकिन कानपुर की स्थिति क्या इतनी ही चमकदार अभी है? देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं अच्छी तरह समझता हूं। अंग्रेजों के जमाने से जो एनटीसी के मिलें थी, वो किन्हीं कारण से नहीं चल पाई हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि उन मिलों को हम जो भी उनमें दुश्वारियां हैं
एनसीएलटी में मामले उनको समाप्त करके नए उद्योग धंधे लगाए जाएं या अन्य कोई बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर आए, सरकार इस दिशा में जरूर कदम उठाने जा रही है। पाठक जी, इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि अब देखिए, कोई मामला जब अदालत में होता है, एनसीएलटी एक अदालत की तरह काम करती है और ये मामले चूंकि अदालत में है तो हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अदालत का जो साक्ष्यों के आधार पर उसका अपना प्रमाण प्रस्तुत कर रही है और शीघ्र से शीघ्र निस्तारण होगा। और उत्तर प्रदेश के जो बंद उद्योग है, जैसे लाल इमली जैसा, जो जाड़े में लाल इमली के बगैर कोई घर ऐसा नहीं था जो लाल इमली का कपड़ा यूज न करता हो। लाल इमली की साल, लाल इमली की चद्दरें, लाल इमली के कोट के कपड़े, उलेन वस्त्र बहुत मशहूर थे। लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता के साथ साथ कुछ न कुछ उसमें दिक्कतें आई जिससे वो बंद हुए। हमारी प्रतिबद्धता है कि कानपुर को जो ये बंद मिले हैं चले, इसके लिए लगातार हम एनसीएलटी के संपर्क में हैं और हमारे जो विधि विभाग है इसमें पैरवी कर रहा है। आज मतदाता दिवस है, यानी मतदाताओं आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। हाँ। आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपने देखा होगा, प्रदेश कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं का एक बड़ा कार्यक्रम था। और सबसे खास बात थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का भी कार्यक्रम था। मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि हमारे 18 वर्ष के जो मतदाता पूरी कर रहे आयु, उनको मतदाता बनाने के लिए हम सब कार्यकर्ता निकले और उनका सम्मान होना चाहिए। तो लोकतंत्र की आत्मा वास्तव में मतदाता है और लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी भी मतदाता ही है। तो मतदाता को हम प्रमुखता से रखते हुए उसको जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अवसर माननीय मोदी जी ने दिया है। आज हम कह सकते हैं कि देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है। हर गरीब को पक्का मकान मिल रहा, सबके घर में पेयजल पहुंच रहा, सबको शौचालय मिला है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की गारंटी है, 6,000 रुपया उनके पास किसान सम्मान निधि पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे पटरी दुकानदार थे, पीएम स्वनिधि के माध्यम से उन्हें बगैर गारंटी के लोन मिल रहा। कौशल विकास के माध्यम से हम युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दे करके उनको हम नवाचार के माध्यम से, स्टार्टअप्स के माध्यम से जीवन स्तर में बदलाव लाने में माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कामयाबी हासिल की है। हाँ, लेकिन इस मतदाता दिवस में मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि भाई एसआईआर में 2,88,00,000 वोटरों के नाम कट गए हैं। खुद आपके लखनऊ में आप ये बताइए रमेश जी, अगर कोई मतदाता है, अर्हता नहीं रखता, उसका नाम होना चाहिए सूची में? हाँ ना में जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि ऐसे मतदाताओं के ही नाम काटे गए हैं? एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। एसआईआर आजादी के बाद कई बार हुआ है, 2002-3 के बाद हो रहा है। तो ढेर सारे मृतकों के नाम रहे होंगे, ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जो माइग्रेट हो गए हैं, ढेर सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने किन्हीं कारणों से अपना घर मूल छोड़ करके, कुछ लोगों की बेटियों की शादी हो गई, कुछ लोग अपने घर में, ज्यादातर जब मायके में जमीन पाए जाते हैं तो वहां चले जाते हैं। लेकिन सर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना, टेंशन तो आप लोगों की बढ़ गई है। मान्यवर, ये टेंशन अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी की बढ़ गई है। ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये भारत निर्वाचन आयोग का काम है। हम कार्यकर्ता भारत निर्वाचन आयोग की मदद कर रहे हैं बीएलओ के माध्यम से, और हर स्थिति में शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्ष मतदाता सूची बने, ये हम सबका सामूहिक दायित्व, आपका भी दायित्व, आपका भी दायित्व है। क्या इस प्रोसेस को और ज्यादा फ्रेंडली नहीं बनाया जा सकता था? ये भारत निर्वाचन आयोग से आप बात करिए, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली आप भी उठाएंगे। लेकिन आपके कार्यकर्ता भी संवैधानिक संस्थाओं पर क्या मीडिया भी उंगली उठाएगा? नहीं। विपक्षी दल चुनाव हारते इसलिए उठाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर भारत के संविधान के तहत जो उनके अधिकार और कर्तव्य हैं, यदि उनका उल्लंघन है तो माननीय उच्चतम न्यायालय में लगातार इस प्रकार के वाकये आते रहते हैं। हम सब कार्यकर्ता भारत निर्वाचन आयोग का पूरा सम्मान करते हैं और उनके निर्देशों के तहत काम कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सुझाव को सवाल नहीं समझा जाना चाहिए। सुझाव आप दीजिए, अच्छा है। लेकिन आप भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। हम लोग भी सुझाव भेजते हैं, समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग बैठकें बुलाता है, सुझाव लेता है, सभी राजनीतिक दलों से लेता है, सब लोग देते हैं। लेकिन पंकज चौधरी जी कहते हैं कि जाइए और बूथ पर पता करिए, वोट बनवाइए। आपने यहाँ और इसी को आपने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया, टेंशन बढ़ गई भाई। आपने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया, यहाँ क्यों बुलाया सबको? कि जी न्यूज का प्रचार प्रसार हो, जी न्यूज से लोग जुड़े, जी न्यूज के दर्शक बढ़े। आपकी भी ब्रांडिंग करनी है, आपकी भी ब्रांडिंग करनी है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए बूथ तक कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक जाती है और जनता को यह कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि मतदाता बनना कितना बड़ा पुनीत कार्य है। हम सबको मतदाता बनना चाहिए और निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण मतदाता सूची के लिए काम करना चाहिए।
अब 2-3 बर्निंग इश्यूज के बारे में बात करना चाहेंगे। एक बर्निंग इश्यूज तो प्रयागराज का है, जहां आस्था और सनातन की बात होनी चाहिए, वहां आप किसी दूसरे विवाद को लेकर चर्चा में है, जबकि इतना अच्छा आयोजन है, व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं। दूसरी बात यह है कि मणिकर्णिका घाट को लेकर है, वहां भी कि AI के जरिए चीजों को फैब्रिकेटेड किया गया, इस तरह के आरोप आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो आपका विपक्ष के पास कहने को कुछ बचा नहीं है। विपक्ष के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को जो प्रदेश में काम करते हैं और जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का मन रखते हैं, आप मंच लगाइए और सवाल जवाब करिए। डिबेट में यदि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो तो आप हाँ में हाँ मिलाइएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों को तो वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गलबहियां करते घूम रहे हैं। 75 में इमरजेंसी किसने लगाई थी? कांग्रेस ने। तो आप पूछिए कांग्रेस को संविधान पकड़ने का अधिकार है क्या? ये सब फेक लोग हैं, पूरी तरह से बहुरूपीय लोग हैं, शंकराचार्य ये नाटक करने वाले लोग हैं। ये जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग हैं, संविधान की किताब लेकर के घूमते हैं। इनसे पूछिए कि देश में इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस ने केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, तो समाजवादी पार्टी काहे को गलवहियां करती है? समाजवादी पार्टी बताए प्रदेश में उनको 4 बार सरकार बनाने का अवसर मिला है। कहां था लॉ एंड ऑर्डर, कहां था डेवलपमेंट, कहां थी बिजली? कानपुर में गड्ढों की भरमार थी। और कानपुर में आपको पता है कोई भी प्लाट मकान दुकान खाली पड़ा हो, कोई ने कब्जा समाजवादी पार्टी का झंडा लगा कर जरूर किया होगा। बताओ कानपुर के लोगों, किया है कि नहीं किया है? और सुनिए, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, ये नारा लगा करके कब्जा करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता पारदर्शिता पूर्ण जनता की सेवा करने का काम किया है। अच्छा, कांग्रेस की बात हो रही थी कुछ दिन पहले हापुड़ में, आपने कांग्रेस के जो आला कमान है राहुल गांधी की शादी का जिक्र किया कि अब उनकी शादी नहीं हो हमारे सकती, घरों में तो उनकी शादी के पीछे आप क्यों पड़े हैं? हमारा उससे कोई सरोकार नहीं। हमारा कहना था अगर राहुल भैया की शादी हो जाएगी तो जो बेटा बेटी होगा वही कांग्रेस का नेता होगा। हमारा सवाल यह था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोग परिवारवाद को किस ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं, और जबकि सोच न महात्मा गांधी की ये थी न लोहिया जी की ये थी। लोहिया जी परिवारवाद के हमेशा सख्त खिलाफ थे। लोहिया जी पूंजीवाद के खिलाफ थे। लोहिया जी विस्तारवादी नीति के खिलाफ थे कि परिवार में ही सब कुछ रह जाए। और दूसरी तरफ ये जो लबादा ओढ़े हैं समाजवादी आंदोलन का, क्या ये सच्चे समाजवादी हैं? क्या ये कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी ने बनाई थी, जो एओ हुम ने बनाई थी, क्या वही कांग्रेस पार्टी है? जब पानी कानपुर में बरसता है तो भाई साहब वियतनाम जाकर के छाता लगाने का काम करते हैं। पूछिए इनसे, जब यहां पर SIR की चर्चा हो रही थी वियतनाम में क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जी से पूछिए आप जवाब। आप PDA पे भी सवाल उठाते हैं, भाई उन्होंने एक अपनी नई एक थ्योरी निकाली है, थ्योरी नहीं है, बहुत कामयाबी मिली है। ये थ्योरी नहीं है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इनका प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप पूछिए। तो लोकसभा चुनाव में पसीने क्यों छूट गए आपके? कोई पसीना नहीं छूटा। लोकतंत्र में जनता महान है, जिसको आशीर्वाद दी उसको हम स्वीकार करते हैं। में सबसे ज्यादा स्वीकार करते हैं, हम जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। समाजवादी की पार्टी का आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? भैया। महामंत्री कौन है? महामंत्री कौन है? भैया। भौजाई कौन है? सांसद हैं। चचा जात भाई कौन है? सांसद हैं। भतीजा कौन है? सांसद हैं। पता चला राष्ट्रीय महासचिव हमारे चाचा हैं। ये क्या हो रहा है? क्या यही लोहिया जी ने कहा था कि एक ड्राइंग रूम में बैठ करके पार्लियामेंट्री डिसीजंस हो? लोकतांत्रिक अवधारणा इस ढंग से आगे चलेगी? सबसे पीछे बैठा व्यक्ति आज कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी उच्च पद पे जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने साबित किया दुनिया के सामने कि हमारा युवा नेता भी 45 वर्ष का नितिन नवीन, जिसको लोग जानते नहीं थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। क्या किसी और राजनीतिक दल में संभव है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे बॉस हैं। क्या किसी और राजनीतिक दल में हिम्मत है खुलकर के मंच पर आकर कहे कि एक छोटे से नौजवान को सबसे बड़ी कुर्सी देने की हिम्मत है क्या? राजनीतिक दल ये केवल वोट इसलिए मांगते हैं, छद्म दर करके जनता के बीच घूमते हैं कि सत्ता हासिल करें, अपना पेट भरें। इनको प्रदेश और देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। प्रदेश की जनता, देश की जनता अच्छी तरह समझती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और आज उनके मार्गदर्शन में देश चतुर्मुखी विकास की ओर आगे बढ़ा है। हम 11वें नंबर से निकल करके 4थे नंबर पर दुनिया के पैमाने पर हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करने जा रही है। हाँ, लेकिन विपक्ष तो ये भी कहता है कि हमारे परिवार उम्मीद करते हैं
रमेश बाबू, आप क्या उम्मीद करते हैं विपक्ष से लाल दरी बिछाएगा? इनडायरेक्टली क्या बीजेपी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है? आप मानते हैं? परिवारवाद किसको कहते हैं? कि रमेश जी अगर संपादक आज जी न्यूज के तो आपका बेटा भी संपादक हो जाए, अगर उसके अंदर क्षमता है तो क्या ब्रीफ होल्डर या हमारा रिपोर्टर नहीं हो सकता? वो चलिए ब्रजेश पाठक जी, कम वक्त है क्योंकि मुझे कमांड आ रही है, बार-बार जल्दी करना। संपादक हो जाए आपका बेटा तो मैं मानूंगा परिवार। पाठक जी क्योंकि कम वक्त है आप पर, क्योंकि डायरेक्ट कमांड आ रही है मुझे बार-बार। ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से? भैया कोई नाराज नहीं है। प्रतिभाजी नाराज है? नहीं। काली महाराज सुनो, इधर देखो, अधिकारी हटा, इधर सुनिए। आप जो है आप सुलगाओ ना, नारद का काम न करो। ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार पूरे उत्तर प्रदेश को एक साथ एक मंच पर लेकर के चलने का काम करता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों को लहरा रहा है। आज दुनिया में भारत माता की आवाज को सब लोग सुनना पसंद करते हैं और उत्तर प्रदेश त्वरित गति से, मैं कह सकता हूं सर्वोच्च स्थान पर पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर आने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ा। हेल्थ सेक्टर में आपके पास हेल्थ सेक्टर का विभाग है, मैंने तो उसमें नंबर 1 कब हम मैंने आपको बताया कि पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, लगातार उन सेक्टर्स में काम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने, बेसिक शिक्षा ने आमूल-चूल परिवर्तन करके, चूहे घूम रहे हैं सर, आप कैसी बात करते हैं? क्या आपके घर में जब चूहे घूमते थे कोई कार्रवाई नहीं होती सर? हमने कार्रवाई की है। और सुनिए, जो पुराने मकान होते हैं और जहां आदमी रहता है वहां चूहे आते हैं, और उन चूहों को जिन लोगों ने भेजा उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई की है। चले सर, एक सर टॉप 5 में हेल्थ सेक्टर में कब उत्तर प्रदेश कब आएगा? 5 साल, 10 साल, 2 साल प्रक्रिया। क्या आप जानते थे 20 साल पहले एआई हेल्थ सेक्टर में आएगा? नहीं जानते थे? हेल्थ सेक्टर ऐसा सेक्टर है, रोज परिवर्तन होते हैं। हम दुनिया के साथ कदम ताल करके चलेंगे और एआई को स्वास्थ्य सेक्टर में इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने जा रहे हैं। 2027 में कितनी सीटें? कौन सोचता था क्वार्टरनी केयर की चर्चा होगी? अभी तक हम केवल जाते थे टर्सरी केयर को। टर्सरी केयर जानते हैं क्या होता है? टर्सरी केयर जो पीजीआई एम्स जैसे अस्पताल, टर्सरी केयर का अस्पताल है, लेकिन क्वार्टरनी केयर के बारे में आप नहीं जानते होंगे। पीजीआई पूरे भारतवर्ष का नंबर 1 का क्वार्टरनी केयर का अस्पताल बनने जा रहा है, जहां किडनी, लीवर और आपका अगर बाईपास हो रहा और ब्रेन हेमरेज हो जाए तो एक ही टेबल पर ऑपरेशन हो सके। ये 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ हम आ रहे हैं और इस बजट में हमने प्रावधान किया है। चलिए सर, एक मेरा आखिरी सवाल, फिर संपादक साहब आपसे पूछेंगे। अभी कैबिनेट विस्तार हो रहा है, खुश हैं या कुछ और मंत्रालय चाहिए? हो रहा है, खबरें सर होंगी, सूचना कहाँ मिली? सर होंगी ये भैया, सूचना बताओ। अच्छा, नहीं हमारे पास कोई सूचना हम तो सर पत्रकार है, सूत्रों से देंगे हम आपको खबर। प्रवक्ता बन जाइए, इससे बढ़िया। नहीं तो मैं कह रहा हूँ सर होंगी। आप आओ, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। आपको चाहिए नहीं चाहिए? सूचना नहीं, आपको सूचना है। नहीं, आपको चाहिए। आप हवा में गांठ बांध रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि खरमास भी खत्म हो गया, अब शुभ मुहूर्त कभी भी आ सकता है। देखिए, हवा में गांठ बांधना नहीं, पत्रकार का दायित्व है। जो खबर है वो दिखाएं। हमारे पास अभी कोई सूचना नहीं, सूचना आएगी तो मैं शेयर करूंगा। हमारे यहाँ प्रवक्ताओं का पूरा पैनल है, मीडिया की पूरी टीम है, आपको समय पर बताएगी। चलिए सर, 2027 को कैसे देखें? 27 में प्रचंड बहुमत के साथ 17 वाला इतिहास दोहराएंगे और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारत माता के बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं रोकना चाहूंगी सर, एक सेकेंड, बस 5 मिनट का वक्त और दे दिए उप मुख्यमंत्री जी, प्लीज 5 मिनट का और वक्त आपका चाहिए, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं उन्हें सम्मानित करने का वक्त आ गया है। मैं बुलाना चाहूंगी सुनील सिंह जी को, डायरेक्टर क्वालिटी रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से। प्लीज सुनील जी आए। अखिलेश यादव जी को बुलाना चाहूंगी, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आस एजुगाइड प्राइवेट लिमिटेड से। अखिलेश यादव जी। और कमल कटारिया जी को बुलाना चाहूंगी, डायरेक्टर हैं केयर डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड से। रीना सिंह को बुलाना चाहूंगी, चेयरपर्सन इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लखनऊ चैप्टर से। अभिषेक शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी, सेक्रेटरी RMCC LIC इंडिया नॉर्दर्न सेंट्रल जोन से। और
एडिटर रमेश चंदा सर से बोलूंगी कि सम्मानित करें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को। और बहुत बहुत शुक्रिया सर कीमती समय में आने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आप आए।